हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम लोग जियोग्राफी का अध्ययन करते जा रहे थे। जियोग्राफी क्लास 6 का अध्ययन करते जा रहे थे और चैप्टर 3 तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। पृथ्वी की गतियाँ के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे और इससे पहले हम लोग ग्लोब के बारे में भी अध्ययन किए थे। आज हम लोग एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है मानचित्र। अध्याय 4 मानचित्र। मानचित्र के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे फिर से लाइन बाय लाइन अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये एनसीईआरटी का बुक है। एनसीईआरटी का बुक को जब तक हम लोग लाइन बाय लाइन अध्ययन नहीं करेंगे, जिससे हम लोग की बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगी। तो इसको लाइन बाय लाइन ही अध्ययन किया जाता है, जिससे छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होते जाते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी बुलेट पॉइंट के रूप में तैयार होते हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर से इसको अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोब। ग्लोब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ये ग्लोब चैप्टर 2 में था, 3 में था पृथ्वी की गतियाँ। तो 2 में हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़े हैं। अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़े हैं। अक्षांश किधर होता है, देशांतर किधर होता है, कर्क रेखा किधर है, मकर रेखा किधर है। ये पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब के माध्यम से अध्ययन करते हैं। ग्लोब से बहुत ही अच्छा अध्ययन करने का एक स्रोत है और ग्लोब के माध्यम से हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग देखेंगे मानचित्र। ग्लोब के साथ साथ हमें मानचित्र की भी आवश्यकता पड़ती है। मानचित्र की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो ग्लोब, और जगह के बारे में जानना हो, किसी छोटी से छोटी कस्बा के बारे में जानना हो, गांव के बारे में जानना हो, सड़क के बारे में जानना हो, शहर के बारे में जानना हो, तो हम लोग मानचित्र का सहारा लेते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन के लिए कैसे चल रहा है। ग्लोब पृथ्वी के अध्ययन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जैसा कि हमने पहले भी जान चुका है कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमें ग्लोब की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी विशेष भाग, पृथ्वी का तो अध्ययन कर लिए, लेकिन पृथ्वी में ही जब हम किसी विशेष भाग का अध्ययन करते हैं, जैसे कोई देश है, राज्य है, जिला है, गांव तथा शहर का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मानचित्र का सहारा लेंगे। तो ग्लोब उपयोगी साबित नहीं होता है। इस परिस्थिति में हमें मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। समझ गए? जब कोई देश, राज्य, जिला, गांव तथा शहर का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें ग्लोब उपयोगी साबित नहीं होती। इस परिस्थिति में हमें मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो मानचित्र को मैप भी कहते हैं। मानचित्र को और क्या कहते हैं, मैप भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मानचित्र लिखा हुआ है, ये पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ये क्या है, एक खींचा हुआ एक चित्र है। पृथ्वी के एक सतही भाग का चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र के रूप में है, जिसे हम लोग मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार मानचित्र एक बड़े क्षेत्र का छोटा रूप चित्रण है। देखिए रूप चित्रण है, क्या चीज़ का, एक बड़े क्षेत्र का छोटा रूप चित्रण है। मतलब एक बड़ा सा जगह को क्या किया है कि मानचित्र के जरिए मतलब दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे इस तरह का जगह है। मानचित्र के जरिए हम देश को जानते हैं, राज्य को जानते हैं, जिला को जानते हैं, मतलब कहाँ पे है उसको समझते हैं, और वहाँ तक मानचित्र के जरिए भी हम लोग पहुँच सकते हैं। देखिए जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब उतना उपयोगी नहीं होता है जितना कि मानचित्र। मान लीजिए आपका गांव के बारे में जानना हो, आपका गांव को खोजना हो कि आपका गांव किधर है, कौन सा दिशा में है, किस जगह में है, आपके गांव के बगल गांव में कौन सा गांव है। तो
उस परिस्थिति में आप ग्लोब तो देखने नहीं जाइएगा। इसलिए छोटी-छोटी जगहों को देखने के लिए और जानने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो मानचित्र के ज़रिए आपके शहर, आपके गाँव, आपके मोहल्ला, आपके घर तक पहुँचा भी जा सकता है। देखिए, हमारे अध्ययन या जानकारी संबंधी आवश्यकताओं को मानचित्र पूरा करता है। तो चलिए हम लोग मानचित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो मानचित्र ही हमारी जानकारी अधूरी जानकारी को पूरा करेगा। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को दर्शाते हैं। कुछ मानचित्र क्या करते हैं, एक छोटे-छोटे क्षेत्रों को भी दर्शाते हैं। तो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। देखिए, ये है मानचित्र बिहार, ये है झारखंड का मानचित्र। देखिए इसका चलो देखिए, देखिए देखिए उत्तर है ये देखिए ये ऊपर दिखा रहा है, मतलब ऊपर उत्तर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इधर पश्चिम हो जा रहा है। तो उत्तर में क्या है, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़। ये है झारखंड का मानचित्र। और इस मानचित्र के जरिए देखिए यहाँ पे देवघर उच्च भूमि लिखा हुआ है। देखिए यहाँ छोटा नागपुर का पठार। तो हमें इस मानचित्र में समझना होगा छोटा नागपुर का पठार झारखंड के बीच में है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये चुट्टूपाल घाटी, तो समझ लीजिए यहाँ चुट्टूपाल घाटी लिखा हुआ है, तो इस एरिया में घाटी होगा। एक कोडरमा का पठार, देखिए यहाँ कोडरमा का पठार होगा इसके साइड में। तो इस देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे भौतिक ऊंचाई, भौतिक ऊंचाई को जानना हो तो सबसे पहले समुद्र तल की ऊंचाई से जानते हैं। देखिए यहाँ पे इस कलर का जो दिखाया है ये समुद्र तल का 0 किलोमीटर। यहाँ से देखिए यहाँ 160 मीटर, मतलब 160 में 150 लिखा हुआ है या 160 है। ये जो ये कलर है और ये कलर को मैच करना है। यहाँ पे इंडिकेट किया या इसकी ऊंचाई इतनी हो सकती है। देखिए ये इस कलर, तो ये इधर देखिए इस कलर को देखिए मैच कर रहा है। रेड कलर देखिए इस तरह का कलर है, तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। देखिए है ना, झारखंड की ये भौतिक मानचित्र। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे देखते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। देखिए छोटे छोटे बहुत सारे मानचित्र को जब हम एक साथ रख देंगे, एक साथ अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटलस। एटलस के जरिए हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। एटलस में डिग्री वगैरह भी लिखा हुआ रहता है, किस डिग्री में है, कितना किधर जाना पड़ेगा। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित मानचित्रों का संग्रह होता है। तो मानचित्रों से हमें एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है, ग्लोब से ज़्यादा स्पष्ट जानकारी हमें मानचित्र से मिलेगी। मानचित्र देखिए यहाँ पे मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। जाहिर सी बात है आज हम लोग मानचित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भौतिक मानचित्र लिखा हुआ है, तो वन बाय वन आते जाएगा, तो हम लोग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि भौतिक मानचित्र क्या हो जाएगा, क्या हो। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, देखिए इधर राइट साइड में देखिएगा, तो यहाँ पे जानने योग्य बातें भी लिखा हुआ है। मानचित्र पर विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शन। देखिए नीला रंग जो इससे पहले हम लोग देख रहे थे वो किस चीज़ का प्रतीक था, जल का। हरा रंग मैदान, पीला रंग है तो पठार, लाल रंग है तो पर्वत। लाल रंग किसके लिए है, तो पर्वत, पीला पठार, हरा मैदान, नीला जल। देखिए भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र कहते हैं। समझ गए। इसी तरह भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग लिखिएगा। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों,
महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधताओं को प्रदर्शित किया जाता है। धरातल की जितनी भी सारी विविधताएं हैं, डिफरेंट हैं, उसको प्रदर्शित किया जाता है। देखिए भौतिक मानचित्र में क्या क्या हमने सीखा। भौतिक मानचित्र जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को प्रदर्शित किया जाता है, उसके भौतिक मानचित्र कहते हैं। देखिए अब राजनीतिक मानचित्र, देखिए दूसरे नंबर में राजनीतिक मानचित्र का नक्शा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यही है मानचित्र। ये जो भारत का नक्शा जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मानचित्र है। लेकिन ये भौतिक मानचित्र नहीं है, ये राजनीतिक मानचित्र है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शहरों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे संकेतक के रूप में भी दिया जाता है कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। ये इसको पढ़िए और ये पे मैच कीजिए। एग्री, इसी तरह से हम लोग मैच करवाते हैं। ये राजनीतिक मानचित्र है। देखिए हमने कहा ना, ये राजनीतिक मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो समझ गए, राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं। राजनीतिक में राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब पहला मानचित्र को कौन सा था। पहला मानचित्र था, देखिए किधर गया। देखिए पहले हम लोग भौतिक मानचित्र के बारे में पढ़े थे। भौतिक मानचित्र में क्या था, पठारों, पर्वतों, जलों, झीलों इत्यादि को दर्शाता था। अब राजनीतिक मानचित्र में क्या था, राज्यों, नगरों, शहरों। और थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, देखिए ये है थीमेटिक मानचित्र। इसमें द्वीपों को दर्शाया गया। देखिए सागरों और द्वीपों को दर्शाया गया। यहाँ पे हमने पढ़ा वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे सड़क, वर्षा, वन, रेल तथा उद्योग आदि का विवरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, इन मानचित्रों के माध्यम से दी जाने वाली सूचना ही इनके नामकरण को दर्शाता है। देखिए ये है थीमेटिक मानचित्र। इसमें क्या है, सड़क है, सड़क ही ना है, देखिए सड़क, वर्षा, वन और रेल लाइनों को भी दर्शाया गया है। सड़क, वर्षा, वन और रेल को मतलब रेल तथा उद्योग आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। थीमेटिक में जाएंगे तो सड़क, वर्षा, रेल और उद्योगों को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र की भाषा, मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है। मतलब इंडिकेट किया जाता है, शब्दों को दर्शाने के बदले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चिन्ह के माध्यम से हम लोग पकड़ेंगे कि ये कौन सा मानचित्र है और तब कौन सा जगह है। इन चिन्हों को ही मानचित्र की भाषा कहते हैं। तो मानचित्र की भाषा क्या है, उसके चिन्ह है। मतलब देखिए चिन्हों को, मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं, पैमाना, प्रतीक, चिन्ह, दिशा तथा रंग। देखिए जब भी कभी हम मानचित्र को देखेंगे तो उसमें क्या क्या रहेगा, पैमाना रहेगा, प्रतीक रहेगा, चिन्ह रहेगा, दिशा तथा रंग। ये 5 चीज़ का होना जरूरी रहता है, तभी जाकर के वो फुलफिल मानचित्र कहलाएगा। जैसे पैमाना क्या होता है, देखिए स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। स्थल पर वास्तविक दूरी मान के चलिए 20 किलोमीटर है। यहाँ से
कोई एरिया 20 किलोमीटर है, तो यहाँ पे तो 20 किलोमीटर का मानचित्र नहीं ना बना सकते हैं। इसलिए औसत दूरी को यहाँ पे दिखाया जाता है अनुपात में, पैमाना कहते हैं। पैमाना के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, छोटे पैमाना वाला मानचित्र और बड़े पैमाने वाला मानचित्र। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर स्थल के 200 किमी को दर्शाता है, ये 5 सेंटीमीटर बोले तो 200 किलोमीटर को दर्शाता है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ 50 किमी यहाँ से यहाँ तक 50 किमी की दूरी है। देखिए 0.1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, तो टोटल 200 किमी। इसी को कितना में दिखा देगा, 5 सेमी में। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर की दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है, 5 सेमी में 200 मीटर की दूरी को, वहाँ पे किमी में था, यहाँ मीटर में, तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। देखिए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र में छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियाँ समाहित होती है। अगर हमें पैमाने की सही जानकारी है तो हम मानचित्र के माध्यम से स्थल पर दो स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी को आसानी से पता लगा सकते हैं। उदाहरण, आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किमी है और इसे मानचित्र में 1 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है, तो आपके मानचित्र का पैमाना 1 सेमी बराबर 10 किमी है। तो 1:10। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अब प्रतीक चिन्ह और रूढ़ चिन्ह। मानचित्र पर अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। मानचित्र पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे प्रतीक चिन्ह और रूढ़ चिन्ह। देखिए, ये चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चिन्ह रेखा, बिंदु, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि के द्वारा दिखलाए जाते हैं। अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की भाषा से अपरिचित हैं, तब भी हम मानचित्र में दिए गए इन चिन्हों की सहायता से उस क्षेत्र के बारे में पर्याप्त भौगोलिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीक चिन्हों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये चिन्ह रूढ़ या प्रतीक चिन्ह कहलाते हैं। देखिए, ये हमारे मानचित्र में इस तरह का शाइन, जिसको चिन्ह बोल रहे हैं ना, शाइन रहता है, इसके जरिए हम लोग को पता करना होता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो देखिए, रेलवे लाइन के लिए बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये बड़ी लाइन, मीटर लाइन और ये रेलवे स्टेशन, इस तरह का इंडिकेटर रहेगा तो समझ जाइए कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। इस तरह का मीटर लाइन, ये वाला बड़ी लाइन। सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें। पक्की सड़कें के लिए इस तरह का दिया गया है और कच्ची सड़कें के लिए इस तरह का दिया गया है। देखिए, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य सीमा और जिला। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय के लिए देखिए इस तरह का, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के लिए ये है, और ये है जिला के लिए, इस तरह का इंडिकेट रहेगा तो हमको पता करना कि ये जिला है। देखिए, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी के लिए सिंपल से इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा नदी। ये क्या है, कुआं। ये तालाब, ये नहर, ये पुल। मंदिर,
गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर होगा तो इस तरह का होगा, ठीक है, मस्जिद और ये गिरजाघर। यहाँ देखिए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस, पुलिस, ये देखिए ये वाला पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस ये हुआ, और ये पुलिस स्टेशन, इसको तो आप जान ही रहे होंगे। देखिए यहाँ पे बस्ती में कब्रिस्तान का कैसा होगा, देखिए इस तरह का। और पेड़, पेड़ के लिए क्या है, पेड़ में घास, इस तरह का इंडिकेट दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं किस तरह का इंडिकेट दिया हुआ है, ऐसे हम लोग समझेंगे। घास के लिए देखिए, पेड़ के लिए इस तरह का, घास के लिए दाहिना साइड में देख लीजिए। आगे देखिए दिशा, बहुत इंपॉर्टेंट है दिशा, दिशा के बारे में जानना, दिशा कैसे पता करेंगे, तो चलिए हम लोग जानते हैं दिशा के बारे में। मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ एक तीर का निशान अंकित होता है। जब कहीं भी अब मानचित्र दिखे तो राइट साइड में, दाहिने साइड में एरो चिन्ह ऊपर रहता है, जिसके ऊपर ऊपर नॉर्थ लिखा हुआ था, एन लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऊपर की ओर तीर का निशान रहता है, वो किस दिशा को दर्शाता है, तो उत्तर दिशा को दर्शाता है। जब हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता जाता है तब हम चारों दिशाओं को आसानी से खोज पाते हैं। चित्र 4.5 में चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। इन दिग बिंदुओं के बीच चार और दिशाएं होती है, जिसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। देखिए पहले तो हम लोग ऊपर की ओर साइन रहेगा तो उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, इतना जान लिए। लेकिन चार दिशाओं में और चार दिशाएं छिपी हुई है, जैसे यहाँ देखिए ये इधर 45 डिग्री, इधर 45, यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्व, इधर इधर उत्तर है, इधर पूर्व, इसलिए बीच वाले जगह को क्या कहा गया, उत्तर पूर्व। अब देखिए यहाँ इधर पूरब है, इधर दक्षिण है, तो क्या हो जाएगा बीच वाला जगह, दक्षिण पूर्व, इधर हो गया। अब इधर देखिए, इधर क्या है, पश्चिम है, और नीचे क्या है, दक्षिण है, नीचे क्या है, दक्षिण, और इधर क्या है, पश्चिम। अब बीच वाले जगह क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। अब देखिए यहाँ इधर उत्तर, इधर पश्चिम, तो क्या हो गया, ये बीच वाली जगह उत्तर पश्चिम, ये बीच है इसलिए इधर उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। चार चार दिशा था, 4 से 8 दिशा हो गया, इसे क्या कहेंगे, दिग बिंदु। और इसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम केवल लिखा हुआ है, तो ये दिक सूचक के जरिए इसको हम लोग जान पाते हैं। दिक सूचक क्या है, तो एक दिशा जानने का यंत्र है। चलिए आगे लिखा हुआ है, किसी भी स्थान पर उत्तर दिशा का दिक्सूचक की सहायता से लगाया जा सकता है। उत्तर दिशा को कैसे, दिक्सूचक की सहायता से हम लोग जानकारी लेंगे। इसकी चुंबकीय सुई का तीर हमेशा उत्तर की दिशा को दिखाती है। जो दिक्सूचक यंत्र रहता है हमेशा उसका जो तीर का निशान है उत्तर दिशा की ओर ही दिखाई देगा, इसलिए हम लोग पहले उत्तर दिशा को जानेंगे, उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, फिर हम लोग आसानी से जान पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। रंग, मानचित्र पर तथ्यों को स्पष्ट से दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग होता है। जैसे जल के लिए नीला रंग, पहले भी हमने देखा था, जल के लिए नीला रंग, काले रंग से रेल मार्ग, हरे रंग से वन या वनस्पति तथा पीले रंग से कृषि प्रदर्शित किए जाते हैं। और भी अन्य तथ्यों को इन रंगों से दर्शाया जाता है, जैसे रेखा चित्र। रेखा चित्र जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय अवलोकन पर आधारित होता है। अगर आप किसी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन आपको उस रास्ते की जानकारी नहीं होती है,
तो आपका मित्र जिसे रास्ते की जानकारी है, एक कागज पर उसका कच्चा नक्शा बनाता है। इस कच्चे नक्शे को ही रेखाचित्र कहते हैं। रेखाचित्र बिना पैमाने के बनाए जाते हैं, मतलब बिना पैमाने कहने का मतलब बिना नाप जोख के बनाए जाते हैं। इसको अपने से हम लोग जो कुछ भी चित्र बनाते हैं वो रेखाचित्र ही माना जाता है। जैसे कि कोई अननोन पर्सन है, उसको कहीं जाना है और उस जगह का के बारे में आप जान रहे हैं, आप पहले से गए हुए हैं, तो आपको एक नक्शा बनानी होती है। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, सीधे जाना पूरब की ओर, उसके बाद पश्चिम मुड़ना, फिर बाएं जाना, फिर दाएं जाना, और इस तरह से आगे जाना, पुल पुलिया मिलेगी, फिर तुम बाएं जाना, ऐसे करके फिर आप जैसे ही बताते हैं, मतलब रेखा चित्र के माध्यम से इंडिकेट करके पेन पेंसिल की सहायता से, उससे हम लोग क्या कहेंगे, रेखा चित्र कहेंगे। खाखा, खाखा क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने में खींचा गया चित्र क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। जब छोटे क्षेत्र को, ठीक है, छोटे क्षेत्र को बड़ा सा हम लोग चित्र के माध्यम से बना करके तैयार करते हैं और बतलाने का कोशिश करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। क्या होती है, बहुत सारी जानकारियाँ उससे भी हम लोग को मिलती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो हमारे लिए आवश्यक होती है उन्हें हम मानचित्र से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भवन की ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई इत्यादि ऐसी जानकारियों को हम खाका के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है, मानचित्र में हम लोग भवन तो देख ले पाते हैं, लेकिन इस जगह पे भवन है, इस जगह पे पहाड़ है, इस जगह पे नदी है, लेकिन कितना चौड़ा नदी है, कितना बड़ा पहाड़ है, कितना कमरा का घर है, उसे जानने के लिए हम खाका तैयार करवाते हैं। मतलब कमरा का स्पष्ट जानकारी के लिए एक नक्शा बनता है, उससे हम लोग खाका कहते हैं। जैसे ये पंचायत भवन, इधर देखिए, इधर डोभा है, इधर खेत है, खेल का मैदान है राइट साइड में, यहाँ पे बैंक है इस रास्ता में ही, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे बाजार को भी दिखाया गया है। ये देखिए, ये घर इधर जितना सारा दिखाई दे रहा है, घर, फलों का उद्यान, ऐसा है तो इधर समझ लीजिए कि फलों का उद्यान होगा। और यहाँ से जब हम लिखेंगे बाएं साइड में बाजार निकलेंगे, इधर दहिना जाएंगे तो इधर विद्यालय भी मिलेगा, कुआं भी है, देख लीजिए। ये है खाका, जिसे हम लोग नक्शा भी कहते हैं। तो देखिए ये मानचित्र का जो चैप्टर है जो यहीं समाप्त होता है, और इसके आगे हमें जैसे मानचित्र प्रमुख शब्द दिया हुआ है, इसको भी हम लोग याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मानचित्र को मैप कहते हैं, रंग को कलर कहते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और ये अभ्यास है, प्रश्न अभ्यास है। अगर ध्यान, अभी हमने जितनी सारी बातें पढ़ी, अध्ययन की और समझने का प्रयास किया, ये मानचित्र के विषय में था। और मानचित्र के विषय में जैसे ही हमने अध्ययन किया तो हमें एक अभ्यास मिलता है हम लोग को, जो करना रहता है होमवर्क के माध्यम से। तो ये देख लीजिए, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसको आपको भरना होगा, सही उत्तर लिखिए, इसके उत्तर सारे लिखना होगा। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक के बारे में हमने पढ़ा। पैमाने का क्या आवश्यकता है, देखिए मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया जाता है, नीला रंग किसके लिए दर्शाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। मानचित्र में पैमाने से आप क्या समझते हैं, इसे आपको लिखना है। मानचित्र के 4 तत्व कौन कौन से हैं, इसको भी आपको जानना है और होमवर्क के तौर पे करना है। इसी तरह से आप अध्ययन करते चलिए। आपके पास यदि बुक है तो आप खुद से भी रीडिंग कर सकते हैं, और या नहीं भी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से लाइन बाय लाइन जो मैंने अध्ययन किया, जो बताने का प्रयास किया, उसको आप समझते चलिए, और आपको देखिए एक ना एक दिन बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कक्षा में।